हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वीटो पावर एंड ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति और राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएंगे एंड फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को। ठीक है चलिए, तो सभी लोग एक बार जुड़ जाएंगे, फिर हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट को कवर किया था, यानी कि राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां क्या होती है उसको हम लोगों ने देखा था। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। तो सबसे पहला याद रखिएगा, प्रेसिडेंट कैन समन एंड प्रोरोग session of parliament. President can summon or prorogue session of parliament, यानी कि राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाते हैं। राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाते हैं तथा इसके सत्रावसान की घोषणा करते हैं सत्रावसान की घोषणा करते हैं। यानी कि जो सेशन होता है पार्लियामेंट का, बजट सेशन, ठीक है, विंटर सेशन, मॉनसून सेशन, इस सत्र को बुलाने का अधिकार किसके पास है? इस सेशन को समन करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को है। साथ ही साथ यहां पर राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? जो सत्र चल रहा है उसके सत्रावसान की भी क्या कर सकते हैं? घोषणा कर सकते हैं। ओके, यानी कि इसको समन करने का अधिकार, इसके प्रोरोग करने का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को होता है। दूसरा, प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा President can dissolve Lok Sabha on advice of Prime Minister। यानी कि प्रेसिडेंट पीएम की सलाह पर पीएम की सलाह पर लोकसभा को विघटित कर सकते हैं विघटित कर सकते हैं। यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर क्या करेंगे? लोकसभा को डिसॉल्व कर देंगे। सवाल उठता है कि राज्यसभा को डिसॉल्व कौन करता है? राज्यसभा को डिसॉल्व कौन करता है ये आप बताएं। है कह सकते हैं मनासीस जी, है ना। प्रोरोग का मतलब होता है शिवम किसी भी सत्र को समाप्त करना, है ना। किसी भी सत्र को क्या करना? समाप्त करना। उसको हम लोग कहते हैं प्रोरोग करना। ठीक है, सत्रावसान को इंग्लिश में प्रोरोग बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो पहले आप इससे लिखो, फिर चलते हैं इसके आगे। पहले आप इससे लिखिए, फिर इसके आगे चलते हैं। तो राज्यसभा को डिसॉल्व कौन करते हैं? तो याद रखिएगा, राज्यसभा को कोई डिसॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसॉल्यूशन। सोनू जी, संसद के 3 सत्र होते हैं पूरे वर्ष में। ठीक है, बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन। बजट सत्र आपका चलता है फरवरी से लेकर मान लीजिए अप्रैल तक चलता है।
या मई तक चलता है। तो जो बजट सत्र को बुलाएंगे उसके बुलाने की घोषणा कौन करेंगे? वो करेंगे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या करेंगे? समन करेंगे। चलिए संसद के दोनों हाउस अब आ जाइए, अब आपका सेशन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। दूसरा, जैसे सत्र चल रहा है उसके बाद अब हो गया, राष्ट्रपति डिक्लेयर घोषणा करेंगे कि अब आपका सत्र जो है समाप्त हो रहा है, सत्रावसान हो रहा है, मतलब प्रारंभ कर दिया। लोकसभा को डिसॉल्व, हर 5 वर्ष में लोकसभा का टर्म क्या होता है? 5 साल होता है, और हर 5 वर्ष में लोकसभा को डिसॉल्व करने का अधिकार किसका है? राष्ट्रपति को, लेकिन किसके एडवाइस पर? ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। क्लियर? इतना पहले लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो बताइए। बिल्कुल राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता। वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट पर चलाएं। बिल्कुल पीएम के एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट करते हैं समन, है ना। जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही क्या करते हैं? राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाते हैं, संसद के सत्र के सत्रावसान की घोषणा करते हैं। किसके? मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा मुद्दा है, प्रेसिडेंट हर वर्ष के पहले सत्र को एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं, एड्रेस करते हैं, तथा हर आम चुनाव के बाद पहले सत्र को एड्रेस करते हैं। ध्यान से इस चीज को समझिएगा, एड्रेस करते हैं। ऐसा किसमें है? ऐसा है आपके आर्टिकल 87 में। आर्टिकल 87 कहता है कि प्रेसिडेंट संसद का जो सत्र होता है, संसद के हर वर्ष का जो पहला सत्र होता है, और पहला सत्र कौन सा होता है? बजट सेशन होता है। हर वर्ष का जो पहला सत्र है उसे, और साथ ही साथ जो आम चुनाव होगा, लोकसभा का जैसे आम चुनाव होगा, तो आम चुनाव के बाद जो पहला सेशन होगा, जैसे मान लीजिए 2024 में अभी चुनाव है, चुनाव होगा मई में, और सरकार बनेगी आपकी। सरकार बनने के बाद जो उसका पहला सत्र होगा, उस सरकार का, नई चुनी गई सरकार का जो पहला सत्र होगा, पहला जो सेशन होगा, नई चुनी गई मतलब लोकसभा का, पार्लियामेंट का, तो उसको कौन करेंगे? उसको राष्ट्रपति क्या करेंगे? संबोधित करेंगे। ऐसा आर्टिकल 87 कहता है, और इसे बोलते हैं स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। यानी कि 2 बार राष्ट्रपति को एड्रेस करना होता है, यह जरूरी है। क्लियर? इसके बाद याद रखिएगा, प्रेसिडेंट राज्यसभा में आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विसेज, यानी समाज सेवा, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से 12 मेंबर को, 12 सदस्य को क्या करते हैं? नॉमिनेट करते हैं, मनोनीत करते हैं। ऐसा कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 80 क्लाउज 3 में है। किसमें है? आर्टिकल 80 क्लाउज 3 में, कि प्रेसिडेंट जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को क्या कर सकते हैं? मनोनीत कर सकते हैं। कहां से? साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से। इसके बाद की बात करते हैं, तो अगला याद रखिएगा, प्रेसिडेंट किसी ऑर्डिनरी बिल पर डेडलॉक यानी गतिरोध को समाप्त करने के लिए, गतिरोध को समाप्त करने के लिए ज्वाइंट सेटिंग बुला सकते हैं। ज्वाइंट सेटिंग यानी संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं।
यानी कि प्रेसिडेंट कैन समन ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट टू एंड अ डेडलॉक ऑन एनी ऑर्डिनरी बिल। किसी ऑर्डिनरी बिल पर डेडलॉक को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखिएगा, एलएस स्पीकर के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किसमें है? आर्टिकल 108 में। लेकिन मेरा प्रश्न है आपसे, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं, ऐसा प्रावधान किस आर्टिकल में है? यह आपको बताना है। ओके, पहले आप इतना बताइए, फिर चलते हैं इसके आगे। जिनको भी पीडीएफ नहीं मिल रहा है ना, देखो क्या है कि आप लोग अपने ऐप को पहले अपडेट कर लीजिए। अपने ऐप को अपडेट करिए और उसके बाद जहां पर आपको वीडियो देखते हैं, वीडियो के नीचे जस्ट पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक होता है, ठीक है, आप उसे कर लें। ठीक है, नॉमिनेटेड पर्सन कितने साल तक होते हैं? 6 साल तक होते हैं, और वो कई बार फिर से इलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन उनका जो टर्म होता है वो 6 ईयर का होता है। ठीक है, फर्स्ट वाले में अगर प्रेसिडेंट को एड्रेस नहीं किया जाए तो प्रेसिडेंट को एड्रेस करना है। अरे प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं, प्रेसिडेंट यानी कि संबोधित करते हैं। प्रेसिडेंट को एड्रेस करने का मतलब नहीं, प्रेसिडेंट जो है वो क्या करते हैं? लोकसभा और राज्यसभा दोनों बजट सत्र में जाते हैं प्रेसिडेंट, और लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों को संबोधित करते हैं। सरकार के पूरे 1 साल के कार्य का बखान करते हैं, और सरकार अगले 1 साल में क्या क्या करने वाली है वो बखान करते हैं। उनका एक भाषण होता है जो कि कैबिनेट लिखा जाता है, कैबिनेट के द्वारा उनका भाषण लिखा जाता है। वो जाकर उस भाषण को पढ़ता है संसद के अंदर जाकर, बजट सत्र में जैसे शुरू होता है बजट सत्र, तो उसमें जाकर वो क्या करते हैं? कैबिनेट उनका एक भाषण तैयार करती है। सरकार का पूरा उसमें क्या होता है? बखान होता है। सरकार ने पूरे 1 साल में ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, आगे हम इस साल में ये करने वाले हैं, उसका जाकर पूरा क्या होता है? बखान करते हैं, बस, है ना? क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? याद रखिएगा, जो लोकसभा स्पीकर किसकी अध्यक्षता करते हैं? ज्वाइंट सेटिंग की अध्यक्षता करते हैं। ऐसा किस आर्टिकल में है? ऐसा है आर्टिकल 118 में। किसमें है? आर्टिकल 118 में। इस चीज को आप याद रखेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। कोई भी ऑर्डिनरी बिल है ना, कोई ऑर्डिनरी बिल है, कोई साधारण विधेयक है, कोई ऑर्डिनरी बिल है, मान लीजिए उसके ऊपर क्या हो जाए? डेडलॉक हो जाए, उसके ऊपर गतिरोध हो जाए। गतिरोध का मतलब क्या होता है? एक सदन ने किसी बिल को पारित किया, दूसरे सदन में भेजा। मान लीजिए कि लोकसभा ने किसी बिल को पास किया और राज्यसभा में भेजा, राज्यसभा उसे क्या कर दे? रिजेक्ट कर दे। जब फिर मान लीजिए राज्यसभा कहे कि इसमें कुछ संशोधन कर दो, और लोकसभा उस संशोधन के लिए तैयार ना हो, और मान लीजिए राज्यसभा 6 महीने तक उसके ऊपर कोई निर्णय ना ले, इसको कहते हैं डेडलॉक। और ये डेडलॉक जो होता है, इस डेडलॉक को समाप्त करने के लिए प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार है कि दोनों हाउसेस का ज्वाइंट सेटिंग बुलाएंगे, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को कहेंगे भाई एक साथ आओ, और एक साथ आकर के क्या करो? इस बिल को क्या करो? पास करो। ठीक है, क्लियर? नहीं दिखा सकते हैं अंशुल जी, है ना? ठीक है, वो कैबिनेट ही तैयार करके देती है उनको भाषण। ठीक है, नहीं 118 में किसने कह दिया फाइनेंस बिल है? 117 में फाइनेंस बिल है। ठीक है, और ज्वाइंट सेटिंग में कोई भी निर्णय जो लिया जाता है ना, वो सिंपल मेजोरिटी से लिया जाता है। संयुक्त अधिवेशन में किसी भी बिल को जो पास करते हैं वो साधारण बहुमत से पास करते हैं, यानी कि मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंटेड वोटिंग से पास करते हैं। उपस्थित एवं मतदान कर रहे सदस्यों के आधे से ज्यादा बहुमत से पास करते हैं। इसलिए याद रखिएगा, चूंकि संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा के अंदर सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है ना, लोकसभा में 545 मेंबर, 543 मेंबर्स हैं, राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं, और संयुक्त अधिवेशन में किसी भी ऑर्डिनरी बिल को साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। तो इसलिए संयुक्त अधिवेशन में हमेशा लोकसभा जो है वो ज्यादा पावरफुल होती है। लोकसभा बिकम मोर पावरफुल इन ज्वाइंट सेटिंग बिकॉज ऑफ नंबर। ठीक है, और भारत में अभी तक कुल 3 बार ही बुलाया गया है क्या? ज्वाइंट सेटिंग कुल 3 बार अभी तक बुलाया गया, 1961 में, 1978 में और 2002 में। अभी तक 3 ही बार ज्वाइंट सेटिंग बुलाया गया है। क्लियर? ये बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो आप बता सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं आगे, अगले पॉइंट पर मूव करते हैं। क्लियर हुआ जी तुम्हारा? सोनू बाल्मीकि जी, तुम्हारा बाबू बेसिक बहुत कमजोर है ना? तुम थोड़ा पढ़ा करो एक्स्ट्रा। ठीक है सोनू बाल्मीकि जी,
आप थोड़ा पढ़ने पर ज़्यादा फोकस करिए, आपकी बेसिक बहुत आपका वीक है। एनसीईआरटी पढ़ो, लक्ष्मीकांत पढ़ो, है ना, खुद से। आगे चलें। हाँ, 4 टाइप ही लिखा है भाई, 4 टाइप ही है कोमल, 5वां टाइप नहीं है। कहा 5 टाइप आपने पढ़ लिया क्या कहीं पे? साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा ही है कोमल जी। ठीक है, आगे चलें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग मूव करते हैं, अगले पॉइंट पर मूव करते हैं। याद रखिएगा, मनी बिल, मनी बिल को, यानी मनी बिल जिसका डेफिनेशन किसमें, मनी बिल का बताइए। जो धन विधेयक, इसका डेफिनेशन किसमें है? मनी बिल को प्रेसिडेंट के पूर्व अनुमति के बाद, प्रेसिडेंट के पूर्व अनुमति के बाद ही लोकसभा में लाया जाता है। एक तो देखो मनी बिल जो है ना, उसको सिर्फ और सिर्फ कहां पर ला सकते हैं? लोकसभा में ला सकते हैं। और उसको मनी बिल को लाने से पहले हमें किसकी अनुमति चाहिए? राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है। मनी बिल का डेफिनेशन है आर्टिकल 117 में, फाइनेंस बिल है सिवा, वित्त विधेयक है। आर्टिकल 110 इसमें बात करी गई किसकी? मनी बिल की, धन विधेयक की। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, याद रखिएगा, प्रेसिडेंट किसी एमपी के डिस्क्वालिफिकेशन के मामले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है? ईसीआई से सलाह ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। नितिन चौधरी जी, आपका प्रश्न सही है, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, बट ये प्रश्न पूछने का समय सही नहीं है। कहेंगे सर क्यों? क्योंकि ना तो अभी हम मनी बिल को पढ़ रहे हैं और ना ही हम अभी ज्वाइंट सेटिंग को पढ़ रहे हैं। जब हम ज्वाइंट सेटिंग को पढ़ेंगे और मनी बिल को पढ़ेंगे तो बताएंगे क्यों नहीं बुला सकते हैं, है ना। तब तक के लिए आप अपने विचारों पर विराम दीजिए, मतलब अपने भावनाओं पर थोड़ा विराम दीजिए, है ना। जब हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो वहां पर हम बात करेंगे उसके बारे में। प्रेसिडेंट देखिए, किसी एमपी के डिस्क्वालिफिकेशन के मामले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से क्या कर सकते हैं? सलाह ले सकते हैं। देखो, किसी भी एमपी को डिस्क्वालीफाई करना, एक तो आपका क्या है, एक तो याद रखिएगा, एमपी को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है दल बदल कानून के आधार पर, दल बदल कानून के आधार पर, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ के आधार पर। और जब भी किसी एमपी को एंटी डिफेक्शन लॉ के आधार पर, यानी कि दल बदल कानून के आधार पर डिस्क्वालीफाई किया जाता है, तो उस संबंध में फाइनल डिसीजन किसके द्वारा लिया जाता है? जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं उसके द्वारा। मान लीजिए अगर लोकसभा के किसी एमपी को डिस्क्वालीफाई करना है तो उसके लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाएगा? एलएस स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। अगर मान लीजिए राज्यसभा के किसी एमपी को डिस्क्वालीफाई करना है तो उसके लिए किसके द्वारा डिसीजन लिया जाएगा? राज्यसभा के चेयरमैन के द्वारा डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन अगर दल बदल कानून के अलावे अगर कोई मामला है, ठीक है, अगर दल बदल कानून के अलावे कोई मामला है तो उस मामले में एमपी को, किसी भी एमपी को डिस्क्वालीफाई करने का अधिकार, किसी भी एमपी को अयोग्य घोषित करने का अधिकार किसे है? वह है राष्ट्रपति को, दल बदल कानून के अलावे। और याद रखिएगा, जब भी किसी भी एमपी को डिस्क्वालीफाई किया जाता है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति। जब किसी एमपी को डिस्क्वालीफाई करते हैं दल बदल कानून के अलावे, यहां पर लिख लीजिएगा एक्सेप्ट एंटी डिफेक्शन लॉ, एक्सेप्ट एंटी डिफेक्शन लॉ। क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के मामले में निर्णय कौन लेते हैं? दल बदल कानून के मामले में निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? बाय प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस।
मतलब लोकसभा में लोकसभा स्पीकर एंड राज्यसभा में राज्यसभा के चेयरमैन। इसके अलावा अगर कोई मामला है तो उसमें निर्णय कौन लेता है? राष्ट्रपति लेते हैं किसी एमपी को डिस्क्वालीफाई करने का। लेकिन राष्ट्रपति का क्या ये अपना खुद का डिस्क्रिशनरी पावर होता है क्या? नहीं। क्या राष्ट्रपति का ये अपना खुद का निर्णय होता है क्या? नहीं। राष्ट्रपति इसके लिए क्या करेंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से क्या करेंगे? सलाह लेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहेंगे देखो ये एमपी है, इसने ये किया, इसके ऊपर ये आरोप है, क्या इसको डिस्क्वालीफाई करा नहीं करा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक रिपोर्ट बना करके, एक सलाह बना करके, एक रिपोर्ट बना करके भेजेगी, ये रिपोर्ट है, ये करना है इसके साथ। और राष्ट्रपति को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो भी एडवाइस होगा, जो भी सलाह होगा, डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं करना है, उस सलाह को मानना क्या होगा? आवश्यक होगा। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए, प्रेसिडेंट के लिए। बिल्कुल इसी आधार पर यहां पर राष्ट्रपति ने ही क्या किया था? हटाया था। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है करण जी, पहले मैंने मतलब इसे काफी डिटेल में बताया था। राहुल गांधी और जो महुआ मोइत्रा है, इस पूरी स्टोरी बताई है मैंने। आप अर्लियर क्लासेस को जाकर देखिए। ठीक है, ठीक है ना? अर्लियर क्लासेस में मैंने पूरा डिटेल में बताया राहुल गांधी को, महुआ मोइत्रा को क्यों डिस्क्वालीफाई किया गया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, इतना आप लोग लिख लीजिए, फिर चलते हैं। इसके बाद अगला जो पावर आता है, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक्चुअली राहुल गांधी जी को जो डिस्क्वालीफाई किया गया था कि हमारा जो एक एक्ट है, हमारा एक कानून, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, उसमें एक प्रावधान है कि अगर किसी व्यक्ति को 2 साल या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है किसी भी न्यायालय के द्वारा, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा, तो उसको एमपी के पद से क्या कर देंगे? डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो उनको गुजरात के किसी कोर्ट ने उनको 2 साल से ज्यादा की सजा सुना दी, तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। बाद में वो हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, सजा आपकी जायज है। फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये सजा गलत दी गई है। फिर जब गलत दी गई है सजा, तो आप मतलब उनको सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि नहीं, इनको एमपी ये नहीं हटाया जा सकता एमपी के पद से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। कौन सा आर्टिकल है इसके लिए बताइए? राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति, राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति, इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? हाँ, एमएलए पर भी लागू होता है, बिल्कुल, आर्टिकल 123 में है। वेरी गुड। और गवर्नर का ऑर्डिनेंस पावर किसमें है जी, बताना तुम लोग। राज्यपाल का जो ऑर्डिनेंस पावर है वो किसमें है? राज्यपाल का जो ऑर्डिनेंस पावर है वो किसमें है, बताना। देखिए सबसे पहले तो ऑर्डिनेंस है क्या, तो याद रखिएगा ऑर्डिनेंस एक टेम्पररी लॉ है। ऑर्डिनेंस क्या है? अध्यादेश क्या है? एक टेम्पररी लॉ है, एक अस्थायी कानून है। एक क्या है? अस्थायी कानून है। याद रखिएगा जब पार्लियामेंट का कोई एक हाउस, जब पार्लियामेंट का कोई एक हाउस यानी कोई एक सदन या दोनों हाउस या दोनों सदन सेशन में नहीं हो, सत्र में नहीं हो, सेशन में नहीं हो, और देश के लिए कानून बनाना अनिवार्य हो, कानून बनाना अनिवार्य हो, तो प्रेसिडेंट अध्यादेश जारी कर, ऑर्डिनेंस इशू कर, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर टेम्पररी लॉ बना सकते हैं। टेम्पररी लॉ यानी अस्थायी कानून बना सकते हैं। देखो समझना है ध्यान से, ठीक है? आर्टिकल 213, वेरी गुड, आर्टिकल 213 में है, बहुत बढ़िया, ठीक।
हम लोग जब बात करते हैं, है ना, यहां पर देखिए नॉर्मल क्या होता है, कानून बनाने के लिए जो नॉर्मल कंडीशन है वो क्या है, कानून बनाने की जो नॉर्मल स्थिति होता है क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा यानी कि संसद के दोनों सदन से एक बिल पास होता है, विधेयक पास करके हमें किसके पास भेजना पड़ता है, प्रेसिडेंट के पास भेजना पड़ता है। और प्रेसिडेंट जब इस पर क्या करते हैं, अपनी सहमति देते हैं, अपना अगर एसेंट दे देते हैं, अपनी सहमति दे देते हैं, तो वो जाकर क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। हाँ या नहीं? पूरे देश के लिए अगर हमें कानून बनाना है, पूरे देश के लिए जब हमें कानून बनाना है, तो कानून बनाने के लिए क्या करना होता है, लोकसभा और राज्यसभा इससे एक बिल पारित करना पड़ता है, फिर उसे हमें प्रेसिडेंट के पास भेजना पड़ता है, और प्रेसिडेंट जब अपनी सहमति देते हैं तब जाकर हमारा क्या बनता है, वो कानून बनता है। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं कि संसद का ये दोनों में से कोई भी एक सदन, या तो लोकसभा या राज्यसभा सेशन में नहीं है, या फिर मान लीजिए कि पार्लियामेंट का दोनों ही सदन सेशन में, यानी कि कानून बनने के लिए दोनों सदन का सेशन में होना अनिवार्य है, सत्र में होना अनिवार्य है। मान लीजिए दोनों में से कोई एक सदन या दोनों सदन सत्र में नहीं है और देश के लिए कानून बनाना अनिवार्य है, उस समय राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस इशू करके टेम्पररी लॉ बना सकते हैं। टेम्पररी लॉ का मतलब क्या, अस्थायी कानून। तो आप कहेंगे सर ये कानून कब तक वैलिड रहेगा, ये कानून क्या अस्थायी कैसे बनेगा, तो याद रखिएगा इसके बाद क्या होता है, अगर, अगला पॉइंट याद रखिएगा, अगर पार्लियामेंट इसे सेशन स्टार्ट होने के, सेशन स्टार्ट होने के यानी सत्र स्टार्ट होने के 6 वीक के अंदर, 6 वीक के अंदर पास कर देती है, 6 वीक के अंदर क्या कर देती है, पास कर देती है, तो यह परमानेंट एक्ट, परमानेंट एक्ट बन जाएगा, यानी कि परमानेंट एक्ट बन जाएगा, यानी अस्थायी कानून बन जाएगा। अन्यथा निरस्त हो जाएगा, अन्यथा निरस्त हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल हो सकते हैं आप तक, है ना, डेफिनेटली हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं। देखिए इसको लेकर कोमल बड़ा डिबेट है। आपका सवाल बहुत अच्छा, अभी हम आपके सवाल पर आते हैं। याद रखिएगा निरस्त हो जाएगा, तो प्रेसिडेंट याद रखिएगा क्या संविधान में संशोधन करने के लिए भी ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं क्या, याद रखिएगा नहीं, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जो जारी करेंगे, ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस यानी क्या, सिर्फ और सिर्फ किस बिल के ऊपर ऑर्डिनेंस जारी किया जा सकता है, ऑर्डिनरी बिल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ संविधान, मतलब जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकते हैं, आपका ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि सर ये इस ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम वैलिडिटी कितनी होगी, तो इसकी मैक्सिमम वैलिडिटी जो होती है ये होती है 6 मंथ प्लस 6 वीक। और जो अब सवाल उठता है कि क्या सर ये जो ऑर्डिनेंस है, क्या ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर जारी करेंगे, मंत्री परिषद की सलाह पर जारी करेंगे, या फिर मंत्री परिषद के सलाह के बिना जारी करेंगे। अब इसको लेकर बड़ा डिबेट है, नहीं कर सकता है। यहां पर स्पीकर कहां से आ गया सियाराम, तुम लोग मतलब तुम लोग एक्स्ट्रा दिमाग कहां से लाते हो इतना, ये बताइए सियाराम जी, इतना आपके पास दिमाग कहां से आता है जब हम प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस पावर पढ़ रहे हैं, प्रेसिडेंट और गवर्नर ये दोनों ऑर्डिनेंस जारी कर सकती है, आपके दिमाग में अभी स्पीकर कहां से आ गया, बताइएगा थोड़ा सा। आप लोगों के अंदर पेशेंस नाम की चीज नहीं है, सीखने की आदत नहीं है आपके अंदर। आप लोगों को मैं कितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाता हूं, लेकिन कुछ बच्चे हैं ना बस डाउट पूछने में लग रहा था, सर ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अरे जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं इससे रिलेटेड डाउट पूछिए, है ना। चलिए कोई नहीं। अब एक सवाल है, कोमल का बहुत अच्छा सवाल पूछा है इसने कि सर क्या जो राष्ट्रपति हैं ये प्रधानमंत्री की सलाह पर ऑर्डिनेंस जारी करेंगे या उनके बिना सलाह पर।
तो याद रखिएगा, एक पक्ष का कहना है, इस पर अलग अलग पक्ष के अलग अलग मत हैं, अलग अलग पक्ष के अलग अलग मत हैं इसके लिए। एक पक्ष है वो कहता है कि राष्ट्रपति अपने लेजिस्लेटिव पावर का यूज, ये क्या है, ऑर्डिनेंस जारी करना, ये एक लेजिस्लेटिव पावर है, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है, और ये प्रधानमंत्री की बिना मंत्री परिषद की सलाह पर करेंगे। क्योंकि हमारा संविधान क्या कहता है, आर्टिकल 53 ये कहता है ऑल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इज वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, और राष्ट्रपति अपने सभी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद के सलाह पर करेंगे। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, हमारे संविधान का आर्टिकल 53 यह कहता है कि राष्ट्रपति अपने सभी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगे। तो ये जो ऑर्डिनेंस जारी करना है, ये एग्जीक्यूटिव पावर नहीं बल्कि राष्ट्रपति का लेजिस्लेटिव पावर है, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है, और राष्ट्रपति अपने विधायी शक्ति का प्रयोग बिना मंत्रिपरिषद की सलाह पर कर सकता है, ऐसा कहता है एक पक्ष का कहना है ये। और दूसरा पक्ष कहता है कि नहीं, हमारे संविधान का आर्टिकल 74 कहता है देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति जो है कोई भी कार्य करेंगे तो वो मंत्री परिषद की सलाह पर करेंगे, यानी कि मंत्री परिषद की सलाह अनिवार्य होगी किसके लिए, ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए भी। यानी कि ये दो अलग अलग पक्ष हैं, उनका अलग अलग कहना है। नॉर्मली सामान्यतः क्या होता है, राष्ट्रपति अपने अध्यादेश शक्ति का प्रयोग भी मंत्री परिषद की सलाह पर ही करते हैं। ठीक है, क्लियर। पहले तो यार वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता है आपका, आप किस एग्जाम के स्टूडेंट हैं, अगर आप वाइस प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट लिख रहे हैं तो सबसे पहले तो ये बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। अगर आपने सीडीएस एनडीए या किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आपको पता होना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट का मतलब होता है VICE। ठीक है, पहले तो आप इसे सही करिए। सर वाइस प्रेसिडेंट के पद पर हैं बट 6 मंथ होने पर प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं हो तो वाइस प्रेसिडेंट हट जाएंगे क्या? नहीं हटेंगे, वो तब तक राष्ट्रपति के पद पर बनेंगे जब तक कि नए राष्ट्रपति चुनकर नहीं आ जाते। ठीक है, क्लियर। हाँ, जब मंत्रिपरिषद भंग हो उस समय देखिए कर ही नहीं सकते ऑर्डिनेंस जारी। ठीक है ना, क्लियर है नितिन? जब मंत्रिपरिषद भंग होगा तो उस समय नहीं कर सकते ऑर्डिनेंस जारी। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करें हम लोग। अब इसका मैक्सिमम वैलिडिटी 6 मंथ प्लस 6 वीक क्यों होता है? देखिए मैक्सिमम वैलिडिटी 6 मंथ प्लस 6 वीक क्यों होता है? क्योंकि अगर पार्लियामेंट का हमारे संविधान का आर्टिकल 85 क्या कहता है कि पूरे वर्ष में पार्लियामेंट के 2 सत्र होंगे। ठीक है, पूरे वर्ष में पार्लियामेंट के 2 सत्र होंगे, मिनिमम 2 सत्र होंगे, न्यूनतम 2 सत्र होंगे, और उन 2 सेशन के बीच जो मैक्सिमम गैप होगा वो कितना होगा? 6 मंथ का होगा। मैक्सिमम गैप सिर्फ 6 मंथ का हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब मान लीजिए कि पार्लियामेंट का सेशन किसी दिन समाप्त हुआ और उसके जस्ट अगले दिन प्रेसिडेंट ने कोई ऑर्डिनेंस इशू कर दिया। जैसे एग्जांपल है इसका, आपके 3 कृषि कानून आए थे जिसको लेकर किसानों ने विरोध किया था, याद करिए। 3 कृषि कानून वो ऑर्डिनेंस के तहत ही जारी किए गए थे, बाद में ऑर्डिनेंस वो वापस ले लिया था कृषि कानून सरकार ने। ठीक है, यानी कि इसका देखिए हमारे संसद के 2 सत्रों के बीच मैक्सिमम गैप कितना? 6 मंथ का। अगले दिन प्रेसिडेंट ने कोई ऑर्डिनेंस जारी किया, जिस दिन सेशन खत्म हुआ उसके अगले दिन प्रेसिडेंट ने कोई ऑर्डिनेंस जारी किया, और वो देखिए पूरा 6 महीने तक रह सकता है। 6 महीने के बाद 6th वीक तक भी रहेगा। संसद का सत्र स्टार्ट होने के 6 वीक तक भी वो रहेगा वैलिड। 6 वीक के अंदर उसे पार्लियामेंट अगर उसे पारित करती है तो ठीक है, नहीं तो 6 वीक के बाद वो कानून क्या हो जाएगा? निरस्त हो जाएगा। यानी कि किसी ऑर्डिनेंस की जो मैक्सिमम वैलिडिटी होती है वो कितनी होती है? 6 मंथ प्लस 6 वीक होती है। इस चीज को आप याद रखेंगे। बिल्कुल यंग इंडियन जी, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, अगले पॉइंट पर हम लोग मूव करते हैं। इसके बाद आता है वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट, वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट।
यानी राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, ये किस आर्टिकल में है? राष्ट्रपति की वीटो शक्ति ये किस आर्टिकल में है? तो याद रखिएगा ये है आर्टिकल 111 में। किसमें है? आर्टिकल 111 में। ठीक है, आर्टिकल 111 में। अब देखिए, हम लोग जब बात करते हैं दोस्तों वीटो पावर की, तो क्या होता है वीटो पावर एक्चुअली में? मान लीजिए कोई भी बिल है, वो संसद के दोनों सदन से, लोकसभा से और राज्यसभा से, दोनों सदन से पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास गया। अब प्रेसिडेंट के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? जब कोई भी बिल संसद के दोनों सदन से पास होकर के किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति के पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? तो सबसे पहला ऑप्शन होता है कि राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, उस बिल पर अपनी सहमति दे, अपनी सहमति दे। यानी राष्ट्रपति क्या करें? अपने उस बिल पर अपनी सहमति दे दें, तो वो क्या, कुछ मतलब ही नहीं रह गया, अब उसका सहमति दे दिया, कानून बन गया वो। ठीक। दूसरा ऑप्शन क्या है इनके पास कि प्रेसिडेंट उस बिल को रिजेक्ट कर दे, रिजेक्ट कर दे। और प्रेसिडेंट के द्वारा किसी बिल को रिजेक्ट करना, यही क्या कहलाता है? इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? अब्सोल्यूट वीटो। क्या बोलते हैं? अब्सोल्यूट वीटो, यानी पूर्ण वीटो। यानी कि अगर प्रेसिडेंट ने किसी बिल को रिजेक्ट कर दिया, अब अगर उसके लिए आपको फिर से कानून बनाना है, तो आपको उस बिल को फिर से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, एक नया बिल। वो बिल वहीं पर खत्म, अब उसका कोई मतलब नहीं रह गया। अगर प्रेसिडेंट ने किसी बिल को रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट करने का मतलब क्या होता है? किसी बिल के ऊपर क्या करना? अब्सोल्यूट वीटो लगाना। अभी हम टाइप ऑफ वीटो की बात करेंगे, तो वहां पर हम आपको बताएंगे। पहला क्या? राष्ट्रपति के पास दोनों सदन से पारित होकर के कोई बिल गया है, राष्ट्रपति उस पर क्या करते हैं? अपनी सहमति देते हैं, वो कानून बन गया। दूसरा, राष्ट्रपति के पास दोनों सदन से पारित होकर के बिल आया, राष्ट्रपति ने क्या किया? रिजेक्ट करेगा कि हम इस पर सहमति नहीं देंगे, वो बिल वहीं पर खत्म, डेड। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। और तीसरा, राष्ट्रपति उस बिल को पुनर्विचार के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजना, रिकंसिडरेशन के लिए या पुनर्विचार के लिए वापस भेज दें, वापस भेज दें। और इसको क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो, यानी निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो। यानी कि जब राष्ट्रपति किसी बिल को पुनर्विचार के लिए क्या कर सकते हैं? वापस भेज दें। प्रेसिडेंट ने क्या किया? कोई बिल दोनों सदन के द्वारा पास करके उसके पास आया, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति क्या करते हैं? कहते हैं देखिए ये बिल जो है ना, इसमें ये थोड़े चेंजेस करिए, ये मतलब ठीक प्रोविजन नहीं है इसके अंदर, प्लीज आप इन चीजों को थोड़ा चेंज करके फिर से भेजिए। फिर मैं क्या करता हूं? इस पर अपनी सहमति दूं, पुनर्विचार के लिए वापस भेजा। मान लीजिए अब जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसमें कुछ संशोधन करके या बिना किसी संशोधन के सेम वही बिल वापस भेज देते हैं राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी सहमति देनी अनिवार्य होती है। प्रेसिडेंट को फिर उस पर अपना सहमति देना क्या होता है? अनिवार्य होता है, एसेंट देना जरूरी होता है। यानी कि प्रेसिडेंट किसी भी बिल को सिर्फ और सिर्फ एक बार क्या कर सकते हैं? पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक बार रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं। अगर सेम वही बिल सेम उसी रूप में वापस आए, तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी सहमति देनी जरूरी होती है। लेकिन राष्ट्रपति जब किसी बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो, यानी निलंबनकारी वीटो, कि राष्ट्रपति ने इस बिल पर निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया है। और चौथा होता है क्या कंडीशन? चौथा क्या ऑप्शन होता है राष्ट्रपति के पास? तो याद रखिएगा कि एसेंट में, यानी सहमति देने में देरी करना। चौथा क्या है? सहमति देने में देरी करना, सहमति देने में देरी करना, सहमति देने में देरी करना, यानी डिले करना।
असेंट देने में क्या करना, डिले करना। और जब प्रेसिडेंट किसी बिल पर सहमति देने में डिले करे तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं पॉकेट वीटो, फिर इसे हम बोलते हैं क्या, जेबी वीटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेबी वीटो, कि जेब में रख लिया प्रेसिडेंट ने और डिले करेंगे, हाँ देंगे, रुकिए अभी नहीं देना, रुकिए देंगे, ठीक। अरे ओमकार जी, किसी बिल को अगर एक बार रिजेक्ट कर दिया फिर उसको दोबारा रिजेक्ट करने की क्या जरूरत है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। कोई बिल अगर आया, उसको एक बार रिजेक्ट कर दिया, तो उस बिल को फिर उसको रिजेक्ट करने, एक बार जब रिजेक्ट कर दिया तो दूसरी बार रिजेक्ट करने की क्या आवश्यकता है उस बिल को। अगर कोई दूसरा बिल है तो उसको भी रिजेक्ट कर सकते, कोई तीसरा बिल है उसको भी रिजेक्ट कर सकते हैं, तो कॉमन सेंस आपको लगाना है। हाँ, क्या डाउट है पूछो, रेलिवेंट होना चाहिए सीआरएम। हाँ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। तो ये हम हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास दोस्तों ये 3 प्रकार का वीटो है। कौन कौन सा, एक एब्सोल्यूट वीटो है, एक सस्पेंसिव वीटो है और पॉकेट वीटो है। ये 3 तरह का वीटो आपको समझ में आ गया। व्हाट इज एब्सोल्यूट वीटो, व्हाट इज सस्पेंसिव वीटो एंड व्हाट इज पॉकेट वीटो। पुनर्विचार के लिए दोनों हाउसेस में जाएगा या रिलेटेड हाउस में, दोनों हाउसेस में, पार्लियामेंट के पास जाएगा, है ना। हाँ वही तो मैंने बताया, अगर फिर से सेम बिल आया हो तो राष्ट्रपति को उसी के अनुसार काम करना है ना। ठीक है, देखिए वही यहां पर भी वही डिबेट है ना शुभम जी, वही डिबेट की ये लेजिस्लेटिव पावर है प्रेसिडेंट का, एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है। तो कुछ उसका मानना है कि लेनी पड़ेगी, कुछ का मानना है नहीं लेनी पड़ेगी, लेकिन सामान्यतः राष्ट्रपति लेते हैं। ठीक है शुभम, आगे चलें। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब देखिए यहां पर 3 प्रकार का वीटो हम लोगों ने पढ़ा, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। तो अभी हम लोग इसको और पढ़ते हैं, ठीक है। अभी हम टाइप में आपको तो डिटेल में बताएंगे इसके बारे में, लेकिन याद रखिएगा प्रेसिडेंट मनी बिल पर यानी धन विधेयक पर सस्पेंसिव वीटो का यूज नहीं कर सकते। राष्ट्रपति धन विधेयक पर सस्पेंसिव वीटो का यूज नहीं कर सकते हैं। प्रेसिडेंट मनी बिल पर सस्पेंसिव वीटो का यूज नहीं कर सकते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट मनी बिल को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते हैं, सिंपल वर्ड में अगर कहें, ठीक है। दूसरा, ठीक है, सेकंड, कब हुआ है ऐसा चंद्रेश जी, रिसेंट में कब हुआ है ऐसा। जैसे यूएनओ वाला वीटो होता है ना, हर यूएनओ के जो यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, उसका जो परमानेंट मेंबर है 5, वहां हर कंट्री के पास क्या वीटो पावर है। अगर उस 5 जो परमानेंट मेंबर हैं उनमें से कोई किसने भी किसी निर्णय पर वीटो लगा दिया, मान लीजिए कि अगर भारत को यूएन की सदस्य परमानेंट काउंसिल में शामिल करें कि नहीं, परमानेंट मेंबर के रूप में शामिल करें कि नहीं करें यूएनएससी पे, मान लीजिए कि 5 मेंबर हैं, उसमें से 4 ने कहा कि यस कर लेते हैं, लेकिन एक भी मेंबर ने अगर कह दिया कि नहीं शामिल नहीं किया जाए, तो वीटो लगा देना, मतलब वो फिर उसको भारत को शामिल नहीं किया जा सकता है उसमें। रिजेक्टेड बिल उसको फिर से आप हाउस में नहीं ला सकते हैं, फिर से नहीं। अंशुल मैंने क्या कहा, रिजेक्ट, अगर कोई बिल प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट कर दिया तो वो बिल वहीं पर खत्म हो गया। अब आपको फिर से नया बिल को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, रिजेक्ट किया गया बिल नहीं, हाँ जिस बिल को पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति ने वापस भेजा है, उस बिल को अगर फिर से पास करके भेज दिया तो फिर पुनर्विचार के लिए वापस भेजना वो सस्पेंसिव वीटो, रिजेक्ट करना वो एब्सोल्यूट वीटो, दोनों में डिफरेंस है, समझिए। नहीं बिल्कुल नहीं, किसने कह दिया चंद्रेश ऐसा, हाँ ठीक है, आगे चले। अब देखिए यहां पर याद रखिएगा, प्रेसिडेंट जो है मनी बिल को यानी कि धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते हैं। दूसरी बात याद रखिएगा, प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यानी कि संविधान संशोधन विधेयक पर
प्रेसिडेंट को संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य होता है। सहमति देना अनिवार्य होता है, यानी कि राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य होता है, यानी कि प्रेसिडेंट संविधान संशोधन विधेयक पर किसी भी प्रकार के वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति जो है संविधान संशोधन विधेयक पर किसी भी प्रकार के वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इस चीज को आप याद रखेंगे, किसी भी प्रकार के वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यानी और ये प्रोविजन किस पर किया गया? 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा किया गया। इस चीज को आप याद रखेंगे। क्लियर? वो किसी विशेष प्रकार के बिल के बारे में बोला होगा, ठीक है चंद्रेश जी और विशाल जी, किसी प्रकार के विशेष प्रकार के बिल के बारे में बोला हो, लाइक संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक पर किसी भी प्रकार के वीटो का प्रयोग नहीं हो सकता है। क्लियर? ठीक है। मनी बिल है, मनी बिल के ऊपर एब्सोल्यूट वीटो लगा सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं उस बिल को। क्लियर है? चलिए, कोई ऑर्डिनरी बिल है उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। अगला याद रखिएगा, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट किसी भी बिल को सिर्फ एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। सिर्फ एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। और अगर सेम बिल वापस आए तो प्रेसिडेंट को इस पर सहमति देना अनिवार्य होता है। सहमति देना अनिवार्य होता है। कल हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ मेजॉरिटी की चर्चा करेंगे। कल की क्लास में अलग अलग प्रकार के बहुमत क्या होते हैं उसकी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पार्लियामेंट ने ओमकार रंजन जी 24वां संविधान संशोधन किया 1971 में और कहा कि संसद के दोनों सदन अगर किसी भी संविधान में संशोधन करने के विधेयक अगर पारित करते हैं तो राष्ट्रपति को उसमें सहमति अपनी देनी पड़ेगी, क्योंकि पार्लियामेंट ने ऐसा संशोधन करके नियम बना दिया, ठीक है। इसलिए ऐसा है कि संविधान संशोधन विधेयक पर जो प्रेसिडेंट हैं वो अपना मतलब वीटो नहीं लगा सकते हैं। क्लियर? ठीक है। हाँ जी बिल्कुल हुआ है ना, इंदिरा गांधी के समय में हुआ था, ठीक है विशाल जी। नहीं, कोर्ट में जस्टिफाई भी नहीं होगा वो आर्टिकल 50, क्योंकि जस्टिसिएबल नहीं है कोर्ट के द्वारा, ठीक है। यहां तक पहले लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। और ये जो आपका प्रोविजन है ना, ये कब किया गया था? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था, ये आपको पता है, ठीक है। तो इसे आप लोग लिख लीजिए पहले, फिर चलते हैं इसके आगे। लिख लिया सभी ने? आगे चले हैं। ठीक। एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग भी कई बार हुआ है ना, राजेंद्र प्रसाद ने किया था और भी कई सारे प्रेसिडेंट ने किया एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग, है ऐसा नहीं है, कई बार होता है इसका प्रयोग। मंत्रिपरिषद के एडवाइस पर एब्सोल्यूट वीटो लगाता है प्रेसिडेंट, मंत्रिपरिषद के एडवाइस पर लगाते हैं सामान्यतः, ठीक है। चलिए आगे चला, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करें। आर्टिकल 111 लिखा है ना शुरू में, आर्टिकल 111 में है वीटो पावर।
नहीं भेज सकते हैं। मैंने क्या लिखा है यहां पर, देखो क्या लिखा है मैंने, प्रेसिडेंट को संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य होता है। इसके साथ प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर संविधान संशोधन विधेयक आया तो राष्ट्रपति उसको ना तो पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, ना ही रिजेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है प्रेसिडेंट के पास कि उस पर अपनी सहमति दीजिए, दैट्स इट, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है इसके चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है टाइप ऑफ वीटो। टाइप ऑफ वीटो यानी वीटो के प्रकार। तो सबसे पहला कौन है, अब्सोल्यूट वीटो, यानी जिसे हम कहते हैं अत्यंतिक वीटो या पूर्ण वीटो। पूर्ण वीटो लगाने पर क्या होता है, बिल समाप्त हो जाएगा, बिल समाप्त हो जाएगा यानी डेड हो जाएगा, उसका अब कोई मतलब नहीं है। दूसरा सस्पेंसिव वीटो, इसका यूज किया था एपीजे अब्दुल कलाम ने, है ना, सस्पेंसिव वीटो का यूज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल पर, लेकिन वो आपको याद नहीं रखना है। इसे हम लोग बोलते हैं निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो। और पहले भी इसका प्रयोग हो चुका है, ऐसा नहीं है, मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। इसे पार्लियामेंट, अगर इसे पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से पास कर समाप्त कर सकती है। इसे पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से फिर से पास कर समाप्त कर सकती है। वही अभी बताया ना कि राष्ट्रपति के द्वारा किसी बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेजना, राष्ट्रपति के द्वारा किसी बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेजना, और अगर पार्लियामेंट उस बिल को फिर से सिंपल मेजोरिटी से पास करके राष्ट्रपति के पास भेज दे तो राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी क्या होती है, अनिवार्य होती है। लेकिन राष्ट्रपति किस बिल पर सस्पेंसिव वीटो का यूज नहीं कर सकते, मनी बिल पर यूज नहीं कर सकते, बताया था अभी आपको, मनी बिल पर यूज नहीं कर सकते। मनी बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं, मनी बिल पर सहमति दे सकते हैं, उस पर एसेंट देने में डिले कर सकते हैं, लेकिन उस पर सस्पेंसिव वीटो का यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। ये किसके पास है, ये भारत के राष्ट्रपति के पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास है। कौन सा, सस्पेंसिव वीटो। ठीक है आगे चलो। अभी नेशनल इमरजेंसी आप पढ़ रहे हैं क्या यार, तुम्हारे अंदर ना माना हद है। तुम मतलब जो पढ़ाते हैं ना उससे तुमको सवाल नहीं रहता, तुम्हारा अलग ही सवाल है। तो जब नेशनल इमरजेंसी पढ़ेंगे ना तो बताएंगे वहां पे। तुम मतलब हर बार मतलब तुम्हारा 2 स्टेप तुम आगे क्यों चलते हो। हाँ ठीक है, समझ में मतलब पता है कि आपको आता है, इमरजेंसी पावर वगैरह जानते हैं, लेकिन थोड़ा होल्ड करिए, सब समझेंगे हम लोग। ठीक, तीसरा दोस्तों याद रखिएगा, तीसरा है क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड वीटो जो होता है ना, याद रखिएगा, जिसे हम कहते हैं विशेषित वीटो, ये भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। विशेषित वीटो ये भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है, सबसे पहला याद रखिएगा, भारत के प्रेसिडेंट के पास नहीं है। ये किसके राष्ट्रपति के पास है, तो याद रखिएगा यूएसए, यूएसए के प्रेसिडेंट के पास है। और इसे पार्लियामेंट, याद रखिएगा, जो इसे पार्लियामेंट 2/3 बहुमत से, इसे पार्लियामेंट, जैसे अब जो आपका सस्पेंसिव वीटो उसको सिंपल मेजोरिटी से क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है, तो इसे पार्लियामेंट 2/3 मेजोरिटी से, यानी कि 2/3 बहुमत से क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है, समाप्त कर सकती है। तो हमारे देश में, हमारे देश के राष्ट्रपति के पास ये नहीं है। हमारे देश के राष्ट्रपति के पास कौन सा है, याद रखिएगा, सस्पेंसिव वीटो है। चौथा पॉकेट वीटो या जेबी वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब अभी आपको बताया, जेबी वीटो का मतलब क्या होता है, सहमति देने में देरी करना, सहमति देने में क्या करना, देरी करना। लेकिन क्या कोई इसका फिक्स टाइम पीरियड है क्या, कि पार्लियामेंट किसी बिल को मैक्सिमम इतने दिन तक डिले कर सकते हैं,
क्या ऐसा कोई टाइम लिमिट है क्या कि राष्ट्रपति जो है किसी भी बिल को मैक्सिमम इतने दिन तक डिले कर सकते हैं? याद रखिएगा, नहीं, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, कोई फिक्स टाइम ड्यूरेशन नहीं है ना। प्रेसिडेंट करते हैं शिवम, है ना। वही आपको समझाना, कितना भी मैं समझा लूं, आप लोगों को समझाने का कोई फायदा नहीं है ना। कितनी भी बार मैं कह लूं कि जो टॉपिक है उस टॉपिक पर ध्यान दीजिए, लेकिन नहीं, आपको एक टॉपिक आगे चलना है शिवम, है ना। कल पढ़ेंगे मिलिट्री पावर ऑफ प्रेसिडेंट, मिलिट्री पावर ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तो बताएंगे, ठीक है। लेकिन नहीं, आप लोगों को समझाने का कोई मतलब ही नहीं है, आपको कितना भी कह लूं। इसका प्रयोग अभी तक, इसका प्रयोग सिर्फ एक बार ज्ञानी जैल सिंह ने, ज्ञानी जैल सिंह ने डाक संशोधन विधेयक 1986 पर किया था। डाक संशोधन विधेयक 1986 पर किया था, 1986 पर किया था, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना हम लोग रखेंगे और इसके आगे की स्टोरी हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे। सस्पेंसिव वीटो है, सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं ओंकार जी। सस्पेंसिव वीटो है ना, तो उसको सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं, जो कि सस्पेंसिव वीटो, क्वालिफाइड वीटो नहीं है हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास, ठीक है। क्योंकि हमारे राष्ट्रपति के पास सस्पेंसिव वीटो है। दोनों वीटो का कोई मतलब नहीं है। अगर सस्पेंसिव वीटो तो क्वालिफाइड वीटो का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हम 50% से ही अगर हम राष्ट्रपति के वीटो को समाप्त कर सकते हैं, फिर क्वालिफाइड वीटो का क्या मतलब है? अगर क्वालिफाइड वीटो है तो सस्पेंसिव वीटो का, दोनों में से कोई एक ही रहेगा। तो हमारे देश के राष्ट्रपति के पास सस्पेंसिव वीटो है। हमारे संविधान के निर्माताओं ने ऐसा किया है, जो संविधान बनाने वाले हैं उन्होंने ऐसा किया है, ठीक है। अंकुर अभी प्रेसिडेंट रूल पढ़ रहे हैं। वेस्ट बंगाल में किसने कह दिया प्रेसिडेंट रूल है? बिल्कुल नहीं है। अरे नहीं, कोई कोमल, कोई बिल है, मान लीजिए कोई ऑर्डिनरी बिल आया, उस पर राष्ट्रपति ने क्या किया? सस्पेंसिव वीटो लगा दिया, कहा कि आप इसे क्या करिए, पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया। लेकिन पार्लियामेंट ने क्या किया? उस बिल को, उस पार्टिकुलर बिल को, जिस बिल पर राष्ट्रपति ने क्या किया है, सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग किया है, यानी जिस बिल को राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए वापस भेजा है, उस बिल को अगर पार्लियामेंट फिर से क्या करती है, सिंपल मेजोरिटी से दोनों हाउस से पास करके राष्ट्रपति को फिर से वापस भेज देती है कि लीजिए, हमने सेम वही बिल आपके पास फिर से भेज दिया, कर लिया हमने पुनर्विचार, हमें नहीं करना है इसमें कोई चेंज, और फिर से वापस भेज दिया राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देते हैं। राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी अनिवार्य होती है ना। क्लियर है? चलिए, और किसी का कोई दिक्कत? लास्ट लाइन के मैंने लिखा है कि ये भारत के राष्ट्रपति के पास है। ये जो सस्पेंसिव वीटो है ना, ये भारत के राष्ट्रपति के पास है। ये जो क्वालिफाइड वीटो है, भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति अगर अपने किसी भी बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं ना, तो उसे अमेरिकन पार्लियामेंट के द्वारा 2/3 बहुमत से पारित करके अगर वापस फिर से यूएसए के प्रेसिडेंट के पास भेज दे तो उनको सहमति देनी पड़ती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं। भारत में क्या है? भारत के राष्ट्रपति ने अगर किसी के ऊपर सस्पेंसिव वीटो लगाया, पुनर्विचार के लिए वापस भेजा, और पार्लियामेंट क्या करे, उसे सिंपल मेजोरिटी से पास करके फिर से भेज दे, इसमें क्या है? विशेष बहुमत। उसमें क्या है? सिंपल मेजोरिटी। तो भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सा? सस्पेंसिव वीटो है। हाँ, भारत के राष्ट्रपति के पास 3 ही वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। कोई टाइम नहीं है संदीप जी, वही तो बताया मैंने। सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, सेंटर स्टेट रिलेशन, है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, किसी का कोई दिक्कत? चलो, ठीक है।
तो मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मेजॉरिटी, अलग अलग प्रकार के बहुमत की बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।